हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ भाग डिस्कस कर लिए थे और आज हम उसके आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लास्ट डे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। उसमें थे पहली पॉइंट जो था वो था खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, किन किन साइट्स की खोज हुई, किसने की थी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने नगर योजना डिस्कस की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, उनका कृषि और पशुपालन, व्यापार के लिए जो सील्स इस्तेमाल होती थी वो, और उनकी धार्मिक मान्यताएं। तो आज के लेक्चर में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारे जो पहला पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो समाज था वो मुख्यतः द्रविड़ था और वहाँ पे भूमध्य सागरीय लोग भी थे, मतलब मध्य एशिया के लोग भी वहाँ पर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में भूमध्य सागरीय मतलब मध्य एशिया के लोग भी पाए गए हैं और द्रविड़ जाति के लोगों के भी कंकाल वगैरह वहाँ पे पाए गए हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक बहुजातीय सभ्यता थी। ये एक बहुजातीय समाज था जिसमें मध्य एशिया, मंगोल, द्रविड़, सुमेरियन, इन सब जाति के लोगों के कंकाल पाए गए हैं। जब यहाँ पे खुदाई हुई तो जो भी कंकाल प्राप्त हुए उनकी टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि उसमें कुछ लोग मध्य एशिया से थे, कुछ मंगोल, कुछ द्रविड़, कुछ सुमेरियन थे। इसलिए पता चलता है कि ये एक बहुजातीय समाज था। इस प्रकार इनके समाज में भी वर्गीकरण के कुछ कुछ प्रमाण मिलते हैं। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का तो हमें कोई लिखित प्रमाण है नहीं और जो लिखित मिला है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी हमें खुदाई से अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भी इमारतें हैं या जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, उससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये इनके समाज में भी वर्गीकरण था। क्योंकि जो भवन है वो अलग अलग टाइप के भवन पाए गए हैं, सब संस्कार की विधियाँ अलग अलग हैं, जिससे पता चलता है कि वर्गीकरण तो था। तो वर्गीकरण में माना जाता है कि एक वर्ग प्रशासक था, व्यापारी वर्ग, कलाकारों का वर्ग और कृषक वर्ग। ये वर्ग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में थे। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये हमें इस तरह से पता चलती है कि वहाँ पे बहुतायतता में मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। मतलब कि खुदाई में मात्र देवी की मूर्तियाँ इतनी सारी मिली हैं कि जैसे महसूस होता है कि वहाँ हर घर में मात्र देवी की मूर्ति थी। अर्थात ये कुछ ऐसा फिगर है जिसकी पूजा की जाती थी। इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी समाज था वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग व्यापार था। ठीक है, ये लोग व्यापार करते थे और कुछ कुछ कारखाने वगैरह भी स्थापित थे जहाँ बीड्स वगैरह, मूर्तियाँ और आभूषण वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन ये व्यापार जो है ये व्यापार खड़ा था कृषि के बेस पे, क्योंकि जब कृषि ज़्यादा होगी तभी तो कृषि सरप्लस में होगी तभी तो उस चीज़ का व्यापार किया जाएगा। तो कृषि अगर सरप्लस में होगी तभी व्यापार होगा, तभी उद्योग होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी अन्नागार भी पाए गए हैं, क्योंकि कृषि सरप्लस में थी और अनाज को जो है संभाल के रखने की ज़रूरत थी। इसलिए विभिन्न जगहों पे बड़े बड़े अन्नागार भी पाए गए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इनकी कृषि काफ़ी उन्नत थी और कृषि के बेस पे इनका व्यापार और उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि है, कृषि में ये लोग मुख्यतः गेहूं और जौ की खेती करते थे। जौ के प्रमाण हमें मिलते हैं बनवाली से। बनवाली में हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग जौ की खेती करते थे। उसके अलावा एक और फसल चावल के साक्ष्य हमें सब जगह नहीं मिले, बहुत कम ही प्राप्त हुए हैं, किंतु लोथल और रंगपुर में हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, राइस हस्क प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कपास की खेती व्यापक रूप में होती थी। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बेसिन में पाकिस्तान में काफ़ी मात्रा में कपास की खेती होती है। तो उस समय भी इसी तरह से कपास की खेती बहुत अधिक होती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू की थी। इससे पहले कपास नहीं होता था, तो कपास की खेती की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही की थी। जुता हुआ खेत,
जुता हुआ खेत हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन एक साइट है जहाँ से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये लोग खेतों में जो है जुताई भी करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल संचयन का जो भाग है ये हमें धोलावीरा में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और विभिन्न जगहों में खुदाई हुई है, लेकिन ज़्यादातर जगहों में हमें सिंचाई के लिए कोई विशेष योजना इनकी प्राप्त नहीं हुई है। सिर्फ धोलावीरा में सिंचाई के लिए एक जल संचयन के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ये सिंचाई के प्रमाण नहीं मिलने का कारण ये है कि ये लोग जो है कृषि के लिए सिंचाई पर निर्भर नहीं करते थे। ये लोग कृषि के लिए नदियों में जो बाढ़ आती थी उस बाढ़ पर ही निर्भर करते थे, मतलब नेचुरल सिंचाई पर ही, नेचुरल इरिगेशन पे ही ये लोग निर्भर थे। ये लोग अपने से जल संचयन करके उससे सिंचाई नहीं करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं धोलावीरा का एक जगह जहाँ पे जल संचय किया जाता था। ये एक रिजर्वोयर है। अब आते हैं कृषि के बाद पशुपालन। पशुपालन, पशुओं का इन लोगों के समाज में काफ़ी महत्व था, क्योंकि ये लोग पशुओं की पूजा भी करते थे। मुख्य पशु जो ये पालते थे वो थे भेड़, बकरी, सांड, बैल और भैंस। इस तरह के पशु ये लोग पालते थे। इसके अलावा गेंडा, ऊंट, चीता, ये पशु भी इनको ज्ञात थे, मतलब इनकी भी जानकारी इनको थी। जैसा कि हम इस सील में देख पा रहे हैं, ये है पशुपतिनाथ की सील। इस सील में 4 जानवर हैं। 4 जानवर हैं, वो हैं तुम्हारा वो हैं आपके गेंडा, हाथी, चीता और सांड। तो ये हमें यहाँ पे जो है 4 जानवरों के चित्र यहाँ पे हैं, जो कि पशुपतिनाथ को नमस्कार करते हुए या उसके चारों तरफ जो है नतमस्तक होते हुए दिखाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक कोई ये भगवान है, जिनके ये इन जानवरों के भगवान हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया पशुपतिनाथ। आमरी में गैंडे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आमरी एक स्थान है जहाँ पे गैंडे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब कि गैंडा भी इन लोगों को ज्ञात था। सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं और लोथल से घोड़े का टेराकोटा आकृति प्राप्त हुई, मतलब घोड़े का एक खिलौना या एक आकृति प्राप्त हुई जिसमें घोड़े के आकार को दर्शाया गया है। लेकिन ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो घोड़ा जो सुरकोतदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिला है, वो इम्पोर्टेड था, मतलब वो मध्य एशिया से मंगाया गया था। ये यहाँ के लोगों यहाँ से नहीं था। ठीक है, ये लोग शेर से भी परिचित नहीं थे, मतलब ये लोग घोड़े से भी परिचित नहीं थे, शेर से भी परिचित नहीं थे। घोड़े का साक्ष्य एक ही मिला है और वो भी इम्पोर्टेड माना जाता है। व्यापार, चूँकि मैंने पहले ही बताया व्यापार इनका मुख्य पेशा था। ये लोग मुख्यतः व्यापारी ही थे। कृषि जो है आउटर टाउन में कृषि होती थी और वो जो है मेन सिटी है, मेन शहर जो है उसको वो सपोर्ट करती थी। अर्बनाइजेशन जो इनकी थी, वहाँ पे अधिकतर पॉपुलेशन जो है शहरों में रहती थी और उसको सपोर्ट जो है बाहर में रहने वाले कृषक लोग करते थे। तो ये जो कृषि के द्वारा सपोर्ट किया हुआ ट्रेड था, ट्रेड बहुत ही विकसित था इन लोगों का। ये आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही करते थे, मतलब कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में भी नदियों के द्वारा ये लोग नौकाओं से व्यापार करते थे या थल मार्ग से भी व्यापार करते थे, बैलगाड़ियाँ या बैलगाड़ियों के द्वारा, या फिर जल मार्ग में नौकाओं के द्वारा ये लोग नदियों से व्यापार करते थे अपनी सिंधु घाटी के इलाके के अंदर। लेकिन ये लोग समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में भी व्यापार करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हो गया, मध्य एशिया से हो गया, इजिप्ट से हो गया, इन सब जगहों से इनका व्यापार चलता था। और वो चलता था लाल सागर या अरब सागर से होकर भूमध्य सागर तक इनके व्यापार की साख थी, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि इनका व्यापार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। नदी और समुद्र दोनों ही मार्गों से नौकाओं का उपयोग होता था। ये लोग सभी देशों से परिचित थे, मतलब ये लोग कुएं के मेढक नहीं थे कि सिर्फ अपने ही सिंधु घाटी सभ्यता में ही ये लोग सिमटे रहेंगे, दूसरे सभ्यता की इनको जानकारी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं था। ये लोग मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता, बहरीन, मिस्र आदि देशों से भी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के सूसा और उर नामक एक जगह है, ये दोनों जगहों में हड़प्पा की सील प्राप्त हुई है। और हड़प्पा की सील एक सींग वाले पशु, हड़प्पा की सील पे एक सींग वाला पशु होता था। लाइक जो पौराणिक कथाएं, ग्रीक पौराणिक कथाओं में यूनिकॉर्न, उसी तरह का कोई जानवर होता था जो हड़प्पा की सील में बना हुआ रहता था। इनका व्यापार मुख्यतः विनिमय से होता था। विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम के द्वारा होता था। वस्तुओं की अदला बदली करते थे ये लोग, एक वस्तु दी और उसके बदले में दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। मतलब कहीं भी हमें सिक्के खुदाई में सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि सिक्के या करेंसी का प्रचलन
नहीं था। ये सिर्फ विनिमय के द्वारा ही व्यापार करते थे और वस्तुओं की अदला बदली करते थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारियों का समूह जो था वही प्रशासक वर्ग हुआ करता था। मतलब यहाँ पे अलग से कोई राजा वगैरह या कोई ऐसी राजनीतिक प्रणाली ऐसा कुछ नहीं था। ये जो व्यापारी वर्ग था यही यहाँ पे सर्वोच्च होता था और प्रशासन को भी यही लोग जो है मैनेज करते थे। तौल के लिए इकाई जो इस्तेमाल की जाती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। इसका अर्थ ये है कि जो भी इकाई इस्तेमाल होती थी वो या 16 होगी, 16 के बाद होगी 32, 32 के बाद होगी 64, 48 से जो भी 16 के अनुपात में ये इकाइयाँ होती थी। ठीक है। सुमेर या मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी क्षेत्र को वहाँ की पुस्तकों में सुमेर या मेसोपोटामिया से जो भी पुस्तकें वगैरह जो भी मतलब वहाँ से प्राप्त हुई हैं, वहाँ पे इनको मेलुहा नाम से संबोधित किया गया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्र को मेलुहा से संबोधित किया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चानुदारो में मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और चानुदारो से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनके व्यापार जो है, व्यापार में सबसे मुख्य जो चीज़ थी वो थी इनकी सील। तो हर एक व्यापारी के पास एक सील होती थी जो उसकी प्रमाणिकता देती थी कि ये कितना सामान और किस व्यापारी ने भेजा है। और ये हर एक जगह की अलग अलग सील होती थी। देखिए इस सील पे कुछ लिखा भी हुआ है, लेकिन चूंकि ये पिक्टोग्राफिक लिपि है और इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं आज तक, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास में रखा गया है। तो इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। अब यहाँ पे सील बनाने के लिए स्टेटाइट पत्थर का इस्तेमाल होता था। तो नॉर्मली जितनी भी सील्स पाई गई हैं उसमें अधिकतर में स्टेटाइट पत्थर का ही इस्तेमाल हुआ है। ये सील पे पिक्टोग्राफिक लिपि लिखी होती थी, मतलब भाव चित्रात्मक लिपि लिखी रहती थी, जिसको बोस्टोफेडॉन स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट दोनों तरफ से लिखी जाती थी। पहले दाहिने से बाएँ, फिर बाएँ से दाहिने, फिर दाएँ से बाएँ, फिर बाएँ से दाएँ। तो इस तरह करके ये स्क्रिप्ट इस तरह से ऐसे लिखी जाती थी। अधिकतर सील जो है वो बिना कुबड़ वाले सांड के चित्र बने हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे इस सील में बताया गया है। ये जो सील है ये बिना कुबड़ वाले सांड की सील है। हड़प्पा सील में एक श्रृंगी पशु का चित्र है, तो ये हुई हड़प्पा की सील। इसके अलावा ये देखिए ये हाथी की सील है और ये हम्प्ड बुल है। हम्प्ड बुल इन लोगों के लिए जो है पूजनीय भी था, ये लोग इसकी पूजा भी करते थे और सील्स में भी ये दिखाया गया है, तो इसके काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनकी धार्मिक मान्यताएं। जो भी सभ्यता हो वो एक धर्म पे आधारित जरूर होती है। अगर कोई विशेष धर्म नहीं होगा तो भी धार्मिक मान्यताएं तो अवश्य ही होती हैं। लेकिन इनकी सभ्यता में क्या है, मंदिर का अस्तित्व तो नहीं पाया गया है। ये लोग मतलब मंदिरों में ये लोग पूजा नहीं करते थे, मतलब इनका पूजा का कोई स्थान विशेष नहीं होता था। मूर्ति पूजा प्रचलित थी क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। इसमें मुख्यतः मातृ देवी की मूर्ति सबसे अधिक प्राप्त हुई है। उसके अलावा पशुपतिनाथ या आद्य शिव की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो कि सील में भी हमने देखा। तो माता देवी की मूर्ति कुछ ऐसी होती थी, इनके सर पे ऐसे बड़ा सा एक हेड गियर है और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने हुए हैं। तो इस तरह की माता देवी की मूर्तियाँ, ये टेराकोटा फिगरिन्स बहुत सारी मिले, जिससे पता चलता है कि इनकी पूजा होती थी, क्योंकि ये लगभग हर घर से प्राप्त होती हैं। हर घर में लगभग इतनी सारी मात्रा में ये प्राप्त हुई हैं। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो योग मुद्रा में है, जिसके चारों तरफ हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है ये लोग एनिमिज्म और पॉलीथेइज्म में विश्वास करते थे। एनिमिज्म मतलब कि एनिमेटेड चीज़ें, मतलब कल्पना करके जो है किसी जानवर की, किसी प्राकृतिक शक्ति की, पेड़ पौधों की, इन सब चीज़ों की ये लोग पूजा करते थे। और पॉलीथेइज्म का मतलब है ये लोग एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे। ये एक देवता की नहीं, एक से अधिक देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। जानवरों में जो मुख्य है वो है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड की ये लोग पूजा करते थे, जो कि हमें बहुत जगह से इसके प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। पौधों के भी ये पूजा करते थे, जिसमें मुख्यतः पीपल, ये पीपल की पूजा करते थे। इसके अलावा जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिंदू धर्म में, वो स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसी सील्स प्राप्त हुई हैं जिसपे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये सिंधु सभ्यता की ही देन है। ये लोग धरती की पूजा करते थे। धरती को ये लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, क्योंकि धरती से ही अनाज उपजता था, जिससे इनका जीवन चलता था। उसके अलावा शव संस्कार, इनकी मान्यता थी। मान्यता के अनुसार शव संस्कार के ये 3 तरीके से शवों का संस्कार करते थे। पहला जलाना,
ये शव को जला देते थे। दूसरा दफनाना, इसको पूरी तरह से उसको दफना देते थे या उसको आंशिक रूप से जलाकर फिर दफना देते थे। तो इस तरह से उनका जो है, इस तरह से ये लोग शव संस्कार करते थे। लोथल और कालीबंगन, ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ हमें युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये जो युग्म समाधियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, इससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद सती प्रथा प्रचलन थी, लेकिन इस अंदाजे को, इतिहासकारों के इस अनुमान को खारिज कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये युग्म समाधियाँ पर अभी भी संधान चल रहा है और देखिए आगे क्या निकल के आता है। इसके अलावा ये लोग मृत्यु के बाद जीवन पर भी विश्वास करते थे, क्योंकि इनके बर्तन, औजार, आभूषण के साथ ये दफनाए जाते थे। तो इनके साथ जो है ये बर्तन, औजार, आभूषण ये सब देने का क्या मतलब है? इसका अर्थ यही है कि ये लोग मृत्यु के बाद भी जीवन या पुनर्जन्म में भी ये लोग विश्वास करते थे, इसलिए ये लोग जो है शव के साथ ये सारी चीज़ें भी दफना देते थे। वैसे भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि दक्षिण भारत में मेगालिथ्स प्राप्त हुए, जहाँ पर शवों के साथ ऐसे कुछ कुछ सामान रख के उनको साथ में दफनाया जाता था। इनकी कला, तो इनकी कला भी काफ़ी मशहूर है। खुदाई में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी आर्टिकल्स प्राप्त हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनकी कला काफ़ी विकसित थी। ये लोग काले रंग के डिजाइन के लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो ये लोग काले रंग के डिजाइन के लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसके अलावा आग में पके हुए टेराकोटा के खिलौने बनाते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मातृ देवी की मूर्ति है। इसके अलावा बैलगाड़ी वगैरह जो भी है, ये लोग आग में पके हुए ऐसे खिलौने छोटे छोटे बनाते थे। और इसके अलावा ये उत्कृष्ट और उत्तम किस्म के कांसे की वस्तुएं भी बनाते थे, जैसे कि तांबा जो है, उसके लिए तांबा आता था खेतरी राजस्थान से। आज भी राजस्थान का खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और उस समय भी खेतरी के तांबे से ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बनाई जाती थी, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। तो ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये पहली बात तो इसको डांसिंग गर्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस मुद्रा में खड़ी है कि जिससे लग रहा है कि ये एक डांसिंग फिगर को पोज कर रही है। इसके अलावा देखिए, इसके हाथों में इतनी सारी ज्वेलरीज पहनी हुई हैं, गले में इतने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इन लोगों को आभूषण, मन के प्रसाधन, इन सब चीज़ों का काफ़ी प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके अलावा ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब तलवार एक ऐसा हथियार था जिससे ये लोग परिचित नहीं थे, ये लोग तलवार नहीं जानते थे। ये देखिए, ये कुछ उस समय के ऑर्नामेंट्स हैं। इस तरह के ऑर्नामेंट्स आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आते हैं आज के क्विज की ओर। तो आज का क्विज है, क्वेश्चंस देख लीजिए आप। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या काम वो लोग करते थे मुख्यतः? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ऐसी कौन सी पुरास्थल हैं जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं? जुता हुआ खेत हमें किस स्थान से इसके साक्ष्य मिले कि खेत, वहाँ पे खेतों की जुताई होती थी, तो ये साक्ष्य हमें किस स्थान से मिले हैं? सिंचाई के लिए जल का संचय किया जाता था, तो सिंचाई के लिए जो रिजर्वॉयर की व्यवस्था थी वो हमें किस स्थान से इसके प्रमाण मिले हैं? घोड़े के साक्ष्य हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका नाम यहाँ पे देना है, किन किन स्थानों से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। व्यापार का माध्यम इनका क्या होता था, किस तरह से ये लोग व्यापार करते थे? तौल की इकाई क्या थी? तौल की इकाई जो इनकी थी वो किस अनुपात में ये लोग तौल की इकाई बनाकर रखा था इन लोगों ने? मंदिर का अस्तित्व था या नहीं था? मंदिर इन लोगों के होते थे या नहीं होते थे? पशुपतिनाथ के चारों ओर कौन कौन से पशुओं की जो है आकृति है, कौन कौन से पशु हैं जो उनको नतमस्तक करते हुए दिखाए गए हैं? युग्म समाधियाँ ये किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, कौन से पुरास्थल से युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये है आज का क्विज। आप लोग इसके आंसर्स कीजिए और करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ। तो चलिए, प्रीवियस लेक्चर के क्विज को देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्वेश्चन किए थे? तो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन थे वो थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की? सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा पुरास्थल है? ऐसा कौन सा पुरास्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा डिसाइड करता है? मतलब सबसे पश्चिम में वही पुरास्थल की खोज हुई है, उसके आगे अभी किसी और पुरास्थल, सिंधु घाटी सभ्यता की पुरास्थल की खोज नहीं हुई है। सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो उसकी पूर्वी सीमा क्या है? सबसे उत्तरी पुरास्थल मतलब उत्तरी सीमा क्या है, उत्तर की तरफ कौन सा पुरास्थल है?
सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, मतलब सबसे दक्षिणी छोर पे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरास्थल है। कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है, तो ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है। तो आइए इसके आंसर्स देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में, और इसकी खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, जिनसे इनका काफ़ी व्यापार भी होता था। सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है, तो सुख्तगेंडोर। सुख्तगेंडोर जो है ये सबसे पश्चिमी पुरास्थल है, जो कि बलूचिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है, दश्क नदी के किनारे। सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ये कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तरी पुरास्थल है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है, जम्मू कश्मीर का मांदा, ये चिनाब नदी के पास है। सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, महाराष्ट्र का दाइमाबाद। तो दाइमाबाद जो है वो प्रवर नदी के किनारे है, लेकिन ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और ऐसा कहा जाता है कि ये गोदावरी के पास में है। तो इसको गोदावरी भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं पे प्रवर नदी भी कहा जाता है। सिटी विदाउट सिटाडेल, मतलब ऐसा कौन सा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें सिटाडेल नहीं है, तो उसका आंसर होगा चान्होदारो। चान्होदारो में सिटाडेल नहीं है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद एंड जय हिंद।